राणा सांगा भारत के सबसे शक्तिशाली राजपूत शासकों में से एक थे। कहा जाता है कि राणा सांगा ने 100 से ज़्यादा लड़ाई लड़ी थी, जिसमें उन्होंने अपनी एक आंख, हाथ और पैर खो दिए थे। उनका जन्म अप्रैल 1482 में मेवाड़ के राजपूत राजा के परिवार में हुआ था। उनके पिता राणा रायमल के 3 बेटे थे, जिन्होंने पिता के बीमार होने पे एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया था। राणा सांगा ने अपने बड़े भाई पृथ्वीराज के साथ युद्ध में अपनी एक आंख भी खो दी थी। अंत में राणा सांगा को छोड़ के उनके सारे प्रतिद्वंदियों ने एक दूसरे को मार डाला और 1509 में अपने पिता की मृत्यु के बाद राणा सांगा मेवाड़ के राजा बन गए। थोड़े ही समय में राणा सांगा ने अपने परिवार के आंतरिक झगड़ों से उत्पन्न अव्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर दिया था। उन्होंने अपनी सेनाओं का पुनर्गठन किया और एक बड़ी सेना को हमेशा हमले के लिए तैयार रखा। मेवाड़ के शासक के रूप में उन्होंने अन्य राजपूत साम्राज्यों के साथ गठबंधन किया और इसके बाद अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना शुरू किया। 1518 में दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी की मृत्यु पर उनके बेटे इब्राहिम लोदी ने दिल्ली सल्तनत का तख्त संभाला। जब वे अपने अफगान सरदारों का विद्रोह को रोकने में लगे हुए थे, तब उनके पास ये खबर पहुंची कि राणा सांगा ने उनके राज्य के कुछ भाग पे कब्जा कर लिया है। उन्होंने एक सेना तैयार की और मेवाड़ के खिलाफ मार्च करना शुरू किया। महाराणा सांगा भी उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़े और दोनों सेनाएं खतौली के गांव के पास एक दूसरे के आमने सामने थीं। जल्द ही राणा सांगा ने अपने घोड़सवार सैनिकों को हमला करने का आदेश दिया। दिल्ली की सेनाएं राजपूत घोड़सवार के जबरदस्त हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकी। 5 घंटे तक चली इस लड़ाई के बाद सुल्तान की सेनाएं मैदान छोड़ के भाग गईं। लेकिन लड़ाई खत्म होने से पहले ही राजपूतों ने सुल्तान के खुद के बेटे को भी बंदी बना लिया था। हालांकि फिरौती देने के बाद कुछ ही दिनों में उन्हें छोड़ दिया गया। इस युद्ध में महाराणा ने दुश्मन की तलवार के वार की वजह से अपना एक हाथ खो दिया और एक तीर के घाव की वजह से वह जीवन भर लंगड़ा के चलते थे। इसके 1 साल बाद मालवा के सुल्तान ने मदनी राय के राज्य पे कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन मदनी राय की राणा सांगा के साथ संधि थी। इसलिए राणा सांगा ने मालवा के सुल्तान को सबक सिखाने के लिए अपनी सेना तैयार की और 1519 में सुल्तान के खिलाफ मार्च किया। लेकिन राणा से लड़ने के लिए मालवा की सेना को गुजरात की सेनाओं ने भी सहायता दी। इस युद्ध में राणा सांगा ने गुजरात और मालवा की सेनाओं को बुरी तरह हरा दिया और सुल्तान मोहम्मद को बंदी बना लिया। राणा सांगा ने उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया और उनको उनका राज्य वापस दे दिया। इब्राहिम लोदी खतौली के युद्ध में हुई अपनी हार का बदला लेना चाहते थे और इब्राहिम लोदी को लगा कि गुजरात और मालवा से लड़ने के बाद राणा सांगा कमज़ोर हो गए होंगे। इसलिए उन्हें लगा कि ये बदला लेने का सही समय है और उन्होंने एक बड़ी सेना तैयार की और उन्होंने दिल्ली से चित्तौड़ की तरफ मार्च किया। लेकिन राजपूत सेना जल्दी ही संगठित हो गई और धौलपुर के पास उन्होंने सुल्तान इब्राहिम लोदी के साथ लड़ाई लड़ी। राजपूतों ने घुड़सवार सेना के हमले के साथ लड़ाई शुरू की, जिसका नेतृत्व व्यक्तिगत रूप से राणा सांगा ने किया था। उनकी घुड़सवार सेना आगे बढ़ी और सुल्तान की सेना पर ज़बरदस्त हमला किया और कुछ ही समय में सुल्तान की सेना को भागने पर मजबूर कर दिया। इस युद्ध के बाद राजपूत के राज्य की सीमाएं अब आगरा से कुछ ही दूर तक पहुंच गई थीं। इसके अगले साल 1520 में राणा सांगा ने गुजरात पर आक्रमण करने के लिए राजपूत सेनाओं के गठबंधन का नेतृत्व किया। उन्होंने निज़ाम खान की कमान में गुजरात की सेनाओं को हराया और गुजरात के सुल्तान की सारी संपत्ति लूट ली। जल्दी उन्होंने अहमदाबाद पे भी कब्जा कर लिया और गुजरात के सुल्तान को महमूदाबाद भागने पे मजबूर कर दिया। इस लड़ाई के बाद राणा सांगा अपनी शक्ति के चरम पे पहुंच गए थे। ना तो दिल्ली का सुल्तान, ना ही मालवा और गुजरात के सुल्तान उनसे लड़ना चाहते थे। इसके 6 साल बाद मुगल नामक एक नई शक्ति ने अफगानिस्तान से हमला किया। पानीपत की लड़ाई में पहले मुगल बादशाह बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, जिसके बाद राणा सांगा ने राजपूतों के कई सारे राज्यों को इकट्ठा किया और बाबर से लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनके इस गठबंधन में मेवात के मुस्लिम राजपूत और इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी भी शामिल थे। राणा ने फरवरी 1527 में मुगल एडवांस गार्ड पर हमला किया और उन्हें पूरी तरह हरा दिया। बाबर ने एडवांस गार्ड की मदद के लिए जो सैनिक भेजे थे, उनको भी राजपूतों ने ख़त्म कर दिया। अब मुगल सैनिकों के दिल में राणा सांगा का डर बैठ गया था, लेकिन बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए हिंदुओं के खिलाफ लड़ाई को धार्मिक रंग दिया।
बाबर जानते थे कि राजपूतों की घुड़सवार सेना का हमला बहुत घातक होता है और अगर उसने राजपूतों को खुले मैदान में लड़ने की कोशिश की तो वह बुरी तरह हार जाएगा। राजपूतों की घुड़सवार सेना को रोकने के लिए खंडवा के युद्ध क्षेत्र में बैरिकेड लगाकर किलेबंदी करने की योजना बनाई। राणा सांगा ने पारंपरिक तरीके से लड़ते हुए मुगल सेना पर अपनी घुड़सवार सेनाओं के साथ हमला किया, लेकिन राणा सांगा को मुगल सेना की रक्षात्मक रणनीति को तोड़ना असंभव लगा। उसने अपने सैनिकों को मुगल सेना पर सीधा हमला करने के बजाय साइड से हमला करने का आदेश दिया। उसी समय राणा सांगा के एक सहयोगी सिलहिंदी ने विश्वासघात किया और अपनी सेना के साथ बाबर की सेना में शामिल हो गया। इस विश्वासघात के कारण राणा को अपनी योजनाएं बदलनी पड़ी, जिसने उन्हें नए आदेश जारी करने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान राणा को एक गोली लगी और वो बेहोश हो गए, जिसने राजपूत सेना को एक आखिरी घातक हमला करने पर मजबूर कर दिया। राजपूतों ने मुगल सेना के दाएं और बाएं एक ज़बरदस्त हमला किया, लेकिन ये हमला विफल होने के बाद उन्हें मैदान छोड़ के जाना पड़ा। मुगल सेना भी एक लंबी लड़ाई के बाद थक गई थी, इसलिए उन्होंने राजपूत सेना का पीछा नहीं किया। लड़ाई के बाद मुगल सेना भी कमज़ोर हो गई थी, जिसकी वजह से बाबर ने खुद मेवाड़ पर आक्रमण करने का विचार छोड़ दिया। राणा सांगा एक और सेना तैयार करना चाहते थे और बाबर के खिलाफ लड़ना चाहते थे, लेकिन जनवरी 1528 में चित्तौड़ में राणा सांगा की मृत्यु हो गई। इतिहासकारों को ऐसा लगता है कि अगर बाबर के पास तोपें नहीं होती तो हो सकता है कि राणा सांगा के खिलाफ बाबर ऐतिहासिक जीत हासिल नहीं कर पाते। हालांकि राणा सांगा इस युद्ध में बाबर से हार गए, लेकिन उनकी हिम्मत ने कई हिंदुस्तानी योद्धाओं को प्रेरित किया, जिसमें उनके खुद का पोता महाराणा प्रताप भी था। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए। धन्यवाद।